ओके लो, तो आज की क्लास में भी हम लोग एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि तुमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। पहले देखते हैं यहाँ पे। अब मान लो जैसे तुम्हारे पास आयरन है। आयरन क्या होता है? प्रेस करते हैं कपड़ों के लिए। वो बना ही इसलिए ताकि वो गर्म हो जाए, ठीक है। और हमारे पास अगर मान लो हीटर होता है, तो हीटर भी बना ही इसीलिए होता है ताकि वो गर्म हो। बट अब अगर हम लोगों ने पुराने जमाने वाले बल्ब देखे हों, तुमने शायद ना देखे हों, बट ये जो बल्ब होते थे ना पहले, ये थोड़े देर ही जलाओ ना, अगर इन्हें 5-10 मिनट भी जलाओ तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे। अब तो एलईडीज आ गई हैं, गर्म वो भी होती हैं बट बहुत कम होती हैं। अब देखो यहाँ जरा सोचो कि मैंने इसको गर्म करना चाहता हूँ, इसको भी गर्म करना चाहता हूँ, तो ये गर्म हो रहे हैं, ठीक बात है। बट इसको तो मैं नहीं चाहता, फिर भी ये क्यों गर्म हो रहा है? इसके पीछे कारण है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जब भी तुम किसी भी चीज के थ्रू करंट पास कराते हो तो वो गर्म होता है। ओवरऑल इस चीज को हम क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली होता यही है कि जब भी तुम किसी भी चीज में से, दुनिया में कोई भी चीज है, उसमें से करंट पास कराने की कोशिश करोगे ना, तो वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, वो हीट हो जाएगी। और यही हमारे लिए नया फिनोमिना है। इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और यही इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे रखा है। तो अब यहां समझते हैं कॉज ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब बेसिकली जब भी हम गर्म हो जा रही है कोई बॉडी करंट पास कराने की वजह से, तो वो गर्म क्यों हो रही है, कारण क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप समझना। यहाँ पे इसको याद नहीं करना कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लो ओवरऑल ऊपर ऊपर से, ठीक है। कि अब जैसे ही तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, जैसे मेरे पास ये कोई चीज है, इसमें मैंने बैटरी लगाई, तो इसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया सबसे पहले। तो अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। तुम्हें पता है कि करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी तो इलेक्ट्रॉन्स उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पीड बढ़ेगी, बट एक लिमिट के बाद उसकी स्पीड नहीं बढ़ सकती, और उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, उसका फॉर्मूला भी पता है, उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं बढ़ सकती। वो बढ़ तो रही है उसकी स्पीड, बट लिमिट लग गई। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो उसकी स्पीड है वो नहीं बढ़ रही है। उसका मेन कारण यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड कर जाते हैं, किससे? पॉजिटिव मेटल आयंस से। तो हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं किसी भी किसी भी कंडक्टर में, तुम्हें पता है। तो इलेक्ट्रॉन जाता है और उससे क्या हो जाता है? टकरा जाता है, कोलाइड कर जाता है। अब कोलाइड करने की वजह से होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, जब वो मूव कर रहा था तो मूव करते समय उसने काइनेटिक एनर्जी कुछ गेन करी होगी, वो सारी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है, किसमें? मेटल आयंस में। सिंपल सी बात है। अब यहां पे वो सारी काइनेटिक एनर्जी उसने ट्रांसफर कर दी ना, तो एनर्जी अब किसके पास आ गई? आयंस के पास आ गई। और आयन जब एनर्जी आ जाती है तो वो क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो वाइब्रेट करेंगे तो यहां से होगा क्या कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना सारे के सारे आयंस की, वो इंक्रीज करने लगेगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो साथ साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। अब ये बात पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, ये सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल यहां हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, वो टकरा गए आयंस के साथ, और आयंस के टकराने के बाद उन्होंने अपनी एनर्जी आयंस को दे दी, और वो एनर्जी जो आयंस को उन्होंने दी, वही एनर्जी की वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। ओवरऑल कॉज यहां पे यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट हो जाते हैं। अगर मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूं तो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। हालांकि स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला। हीट प्रोड्यूस जो हो रही है उसके क्या क्या फॉर्मूले आ सकते हैं हमारे पास। तो तुम लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। वर्क डन क्या हो गया हमारे लिए? पावर इनटू टाइम हो गया। सिंपल सी चीज, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फिर से लिख देता हूं मैं। तो वर्क डन क्या हो गया हमारे लिए? पावर इनटू टाइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से सुनो, तुम लोग अगर क्या चाहो तो वर्क डन की जगह एनर्जी लिख सकते हो, और एनर्जी की जगह ही हीट लिख सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में हो क्या रहा है कि सारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में निकल रही है। तो वर्क डन का मतलब काम होता है, काम का मतलब ही एक तरीके से एनर्जी को खर्च करना होता है। और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी एनर्जी है वो कहां खर्च हो रही है? हीट में ही खर्च हो रही है। तो तुम इस वर्क डन की जगह बड़ी ही आसानी से हीट लिख सकते हो। हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, बस सिंपल सी चीज। अब पावर के 3 फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे। पावर इज इक्वल्स टू वी आई। अब वी आई रखेंगे तो यहाँ पे वी आई टी हो गया। एक बार पावर की जगह मैं वी स्क्वायर बाय आर रखूंगा तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो गया, और एक बार उसकी जगह आई स्क्वायर आर रखूंगा तो आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया। अब हालांकि तुम्हें पावर की फॉर्मूला अगर नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो जाके अच्छे से देख लो, वैसे भी वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि हीट के मेरे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं। वी आई टी
ठीक है, I स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर आर इंटू टी। ये सारे फॉर्मूले आए कहाँ से कि हीट इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। बस इसी फॉर्मूले से ये सारे के सारे फॉर्मूले निकल के आए। और ये डेरिवेशन भी नहीं है कि इसको तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी, बस ओहम्स लॉ होता है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, बस उसी चीज को इधर से उधर करोगे तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे। तो तुम्हें ये निकालता कैसे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले पता होने चाहिए कि फॉर्मूलों का क्या मतलब है। अब यहाँ समझते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका कि जैसे यहाँ पे वर्क डन का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब इस पर्टिकुलर केस में हीट है। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज काम करना चाह रही है, अब देखिए जैसे मान लो किसी चीज में तो हीट निकल रही है, तो वहां पे एनर्जी का मतलब हीट हो गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में हो। लाइक मेरे पास ये बैटरी है, अब इस बैटरी जो है वो करंट पास करा रही है, सिर्फ हीट नहीं, वो करंट भी पास कराने की कोशिश कर रही है। तो इसके वजह से जो काम हुआ, टोटल वर्क डन जो होता है, जो ईएमएफ के वजह से, इस बैटरी की वजह से, उसी को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। सिंपल बेसिक सी चीज। तो इस बैटरी ने या फिर हमारे सोर्स ऑफ ईएमएफ ने कितना काम किया, वो हमारे लिए एनर्जी हो गई, बस सिंपल। और इसके भी फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, बस यहाँ पे वर्क डन लिख देंगे। ये सारे फॉर्मूले हीट के लिए भी हैं, ये सारे फॉर्मूले एनर्जी के लिए भी हैं, और सारे फॉर्मूले वर्क डन के लिए भी हैं, कोई फर्क नहीं है। आखिरी में बात कर लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, देखो तुम्हें ऐसा यूनिट एनर्जी की पता है, वो है जूल। हीट हो या वर्क डन हो या फिर एनर्जी हो, सबकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। बट ये यूनिट को हम यूज नहीं करते रेगुलर लाइफ में। हम रेगुलर लाइफ में मतलब तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ होगा, इस मीटर में हम वो ये वाली जूल वाली यूनिट यूज नहीं करते। हम बोलते हैं ना 1 यूनिट उठ गया, 2 यूनिट उठ गया, वो ये नहीं होता। वो एक्चुअल में उसको हम, वो क्या होता है, वो किलोवाट आवर होता है। ठीक है, किलोवाट आवर का क्या मतलब है, ये एक यूनिट है, कमर्शियल यूनिट, जो कि हम घरों में यूज करते हैं। अब घरों में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो जूल है वो बहुत ही एक छोटी यूनिट है। बहुत छोटी यूनिट से मतलब 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, मतलब 3 6 1 2 3 4 5, अगर वहां 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, एक जो किलोवाट आवर होता है वो 36 लाख जूल्स के बराबर है। अब तुम देख सकते हो कि जो जूल है वो बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए इसको रेगुलरली यूज नहीं किया जाता। हालांकि इसको यहां से यहां कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, ये भी तुमने छोटी क्लास में किया है, फिर भी मैं बता देता हूं। 1 किलोवाट आवर है ना, तो यहाँ पे वॉट, तो हम वॉट को वॉट लिख देते हैं, सिंपल सी चीज। किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। किलोमीटर, किलोग्राम, हर जगह 10 की पावर 3 होता है। और आर, 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60, हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ओवरऑल 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 आएगा। करके देख सकते हो, 2 0 3 0 5 0 और एक डेसिमल लगा दिया, बस सिंपल सी बात। तो ये थी हमारे लिए कमर्शियल यूनिट, और ये थी पूरी की पूरी कहानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। सारी बातें तुमने छोटी क्लास में देखी है, अब यहाँ से जो आगे बात होगी वो थोड़ी नहीं होगी। मिलते हैं अब अगली क्लास में, बाय बाय।